क्वेश्चन सीरीज की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे लीनियर अलजेब्रा के 30 क्वेश्चंस के बारे में, लेकिन उस वीडियो में हमने 17 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इससे आगे के जो क्वेश्चन है उसको हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप उत्तराखंड से रिलेटेड मैथमेटिक्स का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, यानी कि बेसिकली उत्तराखंड सहायक सांख्यिकी अधिकारी ASO और LT, तो उसके लिए हमारे पास ऑनलाइन बैच है, ठीक है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस और लाइव वीडियोस दोनों फॉर्मेट में आपको वीडियोस मिलेंगी। आपको करना है क्या, ABC एकेडमी का जो ऐप है प्ले स्टोर में मिल जाएगा, आपको उस पर जाना और उसको ओपन करने के बाद स्टोर में जाना आपने, ठीक है। और इसमें जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये उत्तराखंड LT और सहायक सांख्यिकी अधिकारी नाम से मैथ का बैच मिलेगा, और फिजिक्स का रहेगा आपके पास LT और लेक्चरर पॉलिटेक्निक लेक्चरर। जब आप इसको ओपन करोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे वीडियोस मिलेंगी। जब आप इस पे कंटेंट पे जाओगे तो यहाँ पे जो भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ठीक है, लाइव और रिकॉर्डेड, वो आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी यहाँ पे। जैसे जैसे लाइव क्लासेस बढ़ते रहेंगी वो यहाँ पे स्टोर होते जाएंगे। तो आप चाहे तो इस वीडियोस को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, या कितने ही बार देखिए, ठीक है। ये आपका हर एक एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। और ये जो क्लासेस हमारी लाइव क्लासेस चलती है, ये ऑफलाइन क्लासेस के साथ रिकॉर्ड होती है या ऑफलाइन क्लास के साथ लाइव चलती है, तो ये और लाइव क्लास से ज़्यादा अच्छी होने वाली है, ठीक है। वापस आते क्वेश्चन पे। लास्ट वीडियो में हमने जो क्वेश्चन किए थे वो टोटल थे 17, ठीक है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे। इसमें क्या दे रखा, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x plus y plus z equal to 6, x plus 2y plus 3z equal to 14, 2x plus 5y plus kz equal to m has a unique solution, then इनमें से क्या ट्रू रहेगा। बेसिकली इसने क्या क्या रखा, हमारे पास एक सिस्टम है ax इक्वल टू b। किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या होता है, ax इक्वल टू b, जहां पे ये जो होता है ये होता है कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स। कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स मतलब x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 1, z का कोएफिशिएंट 1, ये इनका मैट्रिक्स बनाते हैं इसको। और x क्या होता है, अननोन का मैट्रिक्स। अननोन यहाँ पे कौन कौन है, वेरिएबल x, y, z, ठीक है। और ये b क्या रहता, आपकी लीनियर इक्वेशंस में जो कांस्टेंट टर्म है उनका मैट्रिक्स। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इस सिस्टम को देखूं तो इसमें 3 अननोन है, 3 अननोन यानी वेरिएबल है। और इक्वेशंस कितनी है, 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशंस है। तो अगर आप इस सिस्टम को देखें तो ये 3/3 का बनता है, 3 इक्वेशंस एंड 3 अननोन। और दूसरा, 2 टाइप के सिस्टम होते हैं, ax इक्वल टू b, जब b नॉन जीरो मैट्रिक्स होता है या b जीरो मैट्रिक्स होता है। जब b नॉन जीरो मैट्रिक्स होता है तो इसको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और जब b इक्वल टू 0 होता है तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब इनके सॉल्यूशन के बारे में हम क्या जानते हैं, तो ये जो सिस्टम है हमारे पास, अगर आप इसको देखो तो ये क्या दे रखा है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम, ऊपर से 3/3 का है। तो किसी भी सिस्टम के पास जो सॉल्यूशन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। अगर एग्जिस्ट कर रहा तो या तो यूनिक होगा या इनफाइनाइटली मैनी होगा, ठीक है। दूसरा क्या होता, जब एग्जिस्ट ही ना करे तो नो सॉल्यूशन। अब देखना, जब यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, यूनिक सॉल्यूशन स्क्वायर सिस्टम में। जब ये सिस्टम स्क्वायर सिस्टम है, यूनिक सॉल्यूशन तब होता जब इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है नॉन जीरो आए। क्लियर है, तब आपके पास क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। अब यहाँ पे क्या करिए, ए बनाइए, मैट्रिक्स ए कितना है, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट फर्स्ट रो में आएंगे ये, यानी कि पहली इक्वेशन के, लीनियर इक्वेशन के
जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होंगे वो जाएंगे पहली रो में और ये जाएंगे दूसरी रो में, और इसके जो कोफिशिएंट होंगे एक्स वाई जेड के वो जाएंगे आपके पास तीसरी रो में। अब आपने एक दिखाना कि इसका डिटर्मिनेंट के की किस वैल्यू के लिए 0 होंगी। अब यहाँ पे m इन्वॉल्व ही नहीं है क्योंकि उसने यूनिक सॉल्यूशन बोला है, और यूनिक सॉल्यूशन में हमको इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक, इसको सॉल्व करिए डिटर्मिनेंट। जब डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो 1 के रेस्पेक्ट में जब निकालोगे तो क्या बन जाएगा आपको 2k माइनस 15 ये हो जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा 1 के रेस्पेक्ट में, इसमें माइनस साइन लग जाता, और इसमें क्या हो जाएगा आपको इसका मल्टीप्लाई इसके साथ k और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ -6 ये हो जाएगा। और अगला क्या हो जाएगा इसके रेस्पेक्ट में +1 और उसमें क्या करना आपने इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 5 -2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 4। ये सारा जो भी आएगा ये नॉन जीरो होना चाहिए क्योंकि हमको यूनिक सॉल्यूशन चाहिए। अब उसके लिए क्या बनेगा, इसको जब सॉल्व करोगे आप 2k माइनस 15 माइनस ये कितना बन रहा k माइनस माइनस का +6, जब ये माइनस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे और आगे जाके क्या मिलने वाला है +1। टोटल क्या आ रहा 2k माइनस k इज k 15 माइनस 7, 15 माइनस 7 कितना था -8 इज नॉट इक्वल टू 0। यहां से क्या मिलेगा आपको कि k इज नॉट इक्वल टू 8। तो इस सिस्टम के साथ पास यूनिक सॉल्यूशन तब होगा जब k की वैल्यू 8 के अलावा कुछ भी रखी जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें यहां पे, अगला क्वेश्चन है इफ ax इक्वल टू 0 बी ए सिस्टम ऑफ एन अननोन्स एंड एन इक्वेशंस, ठीक है। यहां पे क्या सिस्टम दे रखा हमारे पास ax इक्वल टू 0 जो कि होमोजीनियस है, होमोजीनियस सिस्टम। अगर आप होमोजीनियस सिस्टम के बारे में जानते हैं तो ये हमेशा कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट होने का मतलब है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। होमोजीनियस सिस्टम के पास ऑलवेज सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता, और जो हमेशा सॉल्यूशन मिलता है इसका वो क्या होता है x इक्वल टू 0, यानी कि मैट्रिक्स A के साथ किस x का मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि एक्स वाई जेड की क्या वैल्यू रखोगे आप, अननोन की क्या वैल्यू रखोगे आप कि 0 आई मल्टीप्लाई करके, तो उस समय ये कह सकता हूं मैं x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0 एंड सो ऑन xn इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 इसके पास ऑलवेज सॉल्यूशन रहता, लेकिन हमको ये देखना होता है कि क्या इसके पास यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखना कि ये होमोजीनियस सिस्टम है और बोला क्या क्या n अननोन है n इक्वेशन, इसका मतलब ये भी क्या हो गया स्क्वायर सिस्टम, ठीक है। अब जब भी स्क्वायर सिस्टम की बात की जाए होमोजीनियस सिस्टम में तो यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। यहां पे भी वैसे ही जैसे नॉन होमोजीनियस में होता। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलेंगे, जब डिटर्मिनेंट जीरो आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहां पे क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है, एंड इफ A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, A जो है एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होने का मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट का नॉन जीरो आना। जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता तो सिस्टम के पास क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि यहां पर एक ही सॉल्यूशन है और होमोजीनियस सिस्टम के पास 0 0 0 एटलीस्ट एक सॉल्यूशन होता। इसका मतलब जब एक ही सॉल्यूशन हो तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया x1 x2 डॉट डॉट xn की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 0 0 डॉट डॉट 0। तो ये क्या बन गया, इसी को बोलते ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो यूनिक एंड ट्रिवियल सॉल्यूशन, बेसिकली ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने इसको अप्रोच करना। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे, होमोजीनियस लीनियर सिस्टम, होमोजीनियस बोल रखा, होमोजीनियस बोल रखा, इसका मतलब ax इक्वल टू 0, ठीक है। इन n unknowns whose corresponding augmented matrix has a reduced row echelon form with r leading 1। so इसका मतलब क्या, ये कह रहा है कि हमारे पास एक होमोजीनियस सिस्टम है ax इक्वल टू 0,
ठीक है। अब बेसिकली कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जब होता है आपके पास ये x इक्वल टू बी, ये कंसिस्टेंट होता, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते कब, जब कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या हो जाएगा कि जब आप इस मैट्रिक्स ए के साथ इस कॉलम को भी रखो, जो बी होता है वो हमेशा कॉलम मैट्रिक्स होता, तो आपको क्या करना, इस मैट्रिक्स ए के साथ, ए तो n बाई एन का, अगर तो एक कॉलम और लगा देना, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, वो बनेगा n बाई एन प्लस वन ऑर्डर का। ठीक है, तो जब भी कॉलम, एक कॉलम बढ़ाते हैं, ये बी के एलिमेंट जब रखते हैं और उस मैट्रिक्स की रैंक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उस समय सिस्टम जो है कंसिस्टेंट होता और उसके सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट करते हैं। अगर रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, यानी कि कॉलम को लगाने पे, एक कॉलम बढ़ाने पे जब रैंक बदल जाए, तब उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट या नो सॉल्यूशन, ये वाला केस कहते हैं। अब देखना यहाँ पे क्या कह रहा, होमोजीनियस लीनियर सिस्टम है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप 0 रो और 0 कॉलम लगा देते हो एक्स्ट्रा, तो उसकी रैंक में कोई चेंज नहीं आता। नॉन जीरो रो या नॉन जीरो कॉलम से चेंज हो सकता, लेकिन 0 रो से तो कभी नहीं चेंज होता, इसीलिए ऑलवेज कंसिस्टेंट होता होमोजीनियस सिस्टम। तो सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके। अब दूसरा क्या कह रहा है, ये जो करस्पॉन्डिंग आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है ना, उसके पास रिड्यूस्ड रो इकोलन फॉर्म है। इकोलन फॉर्म कब यूज होती है, अगर आपने रैंक पढ़ी हो तो रैंक बनाने के लिए इकोलन फॉर्म का यूज करते हैं रैंक निकालने के लिए। इकोलन फॉर्म में क्या करते हैं, पहली रो का पहली एंट्री को नॉन जीरो बनाते और 1 बनाते, उसके नीचे सब जीरो कर देते हैं। फिर दूसरी रो पे आते, दूसरी रो का राइट में जो पहली एंट्री होगी नॉन जीरो, उसको 1 बनाते, उसके नीचे सब जीरो कर देते हैं। फिर यही प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप नीचे उतरते और इनके नीचे सब जीरो बनाते। इनको बोलते हैं आपके, ये होती है रिड्यूस्ड इकोलन फॉर्म, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जितने टोटल ये 1 आते हैं वही उसकी रैंक हो जाती। अब यहाँ पे भले ही ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बोल रहा, तो उसका मतलब वही है कि आप मैट्रिक्स पे ही भी इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स से कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है कि जो हमारा सिस्टम है उसमें जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है, ठीक है, उसकी रिड्यूस्ड इकोलन फॉर्म में जो है विद आर लीडिंग वंस है, जो आपके पास 1 ये जो 1 आई, ये टोटल कितने आर है, इसका मतलब क्या हो जाएगी, रैंक कितनी हो जाएगी इसकी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की आर, क्योंकि आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की जितनी रैंक होती है होमोजीनियस सिस्टम में उतनी ही मैट्रिक्स की होती है। तो मैट्रिक्स की रैंक कितनी आ गई यहाँ पे आर, ठीक है, और इसके पास कितने थे, n अननोन थे। अब सुनना है यहाँ पे, किसी भी होमोजीनियस सिस्टम में रैंक ऑफ ए इक्वल टू अगर आर है, ठीक है, और ये आर जो है नंबर ऑफ अननोन के बराबर है, नंबर ऑफ अननोन, तो सिस्टम के पास क्या होता हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन अगर जो रैंक ऑफ ए इक्वल टू आर आई, ये स्ट्रिक्टली लेस देन हुई अगर किससे, नंबर ऑफ अननोन से, नंबर ऑफ अननोन से, तब इसके पास होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मान के चलो नंबर ऑफ अननोन कितने दे रखे n, तो आर n से छोटा, कितना छोटा, n माइनस आर छोटा, और इतने इसके पास हमेशा फ्री वेरिएबल होते हैं। जिसने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा वो आराम से समझ रहा होगा कि इसका मतलब क्या है, n माइनस आर फ्री वेरिएबल होते हैं, और यही आपके पास क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, रिड्यूस्ड रो इकोलन फॉर्म में आर लीडिंग वंस है, तो इसके पास कितने फ्री वेरिएबल होंगे, n माइनस आर, जो हमने वहां पे बात की।
ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, इफ ए इज अ मैट्रिक्स विद n कॉलम्स देन, मैट्रिक्स विद n कॉलम से मतलब है उसका n बाई n मैट्रिक्स, ऑर्डर n का मैट्रिक्स है। अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्डर n का है तो उसके पास सिल्वेस्टर लॉ से कहते हैं हम रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए जो होगी ना वो ऑर्डर के बराबर होगी। किसी भी मैट्रिक्स में रैंक का मतलब क्या होता, उसकी जो इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट किया आपने उसको, ये सब 0 और फिर ये 1, इसके नीचे 0, ये 1, जितनी नॉन जीरो रोज रहती है वही उसकी रैंक बनती है। अब ऑर्डर में से आप रैंक हटा दो तो बचती नलिटी, ठीक है, यानी कि जितनी 0 रोज बनती है नीचे वो क्या बन जाती है उसकी नलिटी। तो रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इक्वल टू n होता। तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर फॉर्मूला, ये डायरेक्ट याद रखना, सिल्वेस्टर लॉ। ये अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया, लेट ए बी ए 7/6 मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 7/6, ठीक है, सच दैट ए एक्स इक्वल टू 0, ए एक्स इक्वल टू 0, ये बोला गया। अब देखना, जो ये एक्स होता है ना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, जो ये एक्स होता है ये एक कॉलम वेक्टर होता है जिसका ऑर्डर क्या होता है आपके पास x1 x2 डॉट डॉट। अगर इसके पास xm एंट्रीज है तो m/1 इसका बेसिकली हो जाता, m/1 इसका ऑर्डर हो जाता, m रो और 1 कॉलम। जितनी रो आपके पास उतने यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, उसके पास वेरिएबल मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके पास क्या है, आपके पास ये मैट्रिक्स है m/1 का, m/1 का मैट्रिक्स है। कोई भी मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा। जब आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में ला सकते हो तो आप उसको अलग अलग भी कर सकते हैं। अलग अलग करने का मतलब है इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इससे हो रहा होगा, फिर आप उसको अलग कर रहे होंगे। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब होता, जब पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के। इसका मतलब यहां से ये निकल के आता कि टोटल नंबर ऑफ अननोन यानी कि वेरिएबल्स आर 6। इस सिस्टम में 6 टोटल नंबर ऑफ अननोन है। पहली चीज ये समझ में आती है जो गिवन है, ठीक है। अब क्योंकि ये सिस्टम क्या दे रखा, होमोजीनियस, और होमोजीनियस हमेशा क्या होता, सिस्टम कंसिस्टेंट रहता। अब इसमें क्या और दे रहा है, ये हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। किसी भी होमोजीनियस सिस्टम के पास दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, आइदर जीरो सॉल्यूशन जिसको ट्रिवियल बोलते हैं, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अगर आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ें तो किसी भी होमोजीनियस सिस्टम के पास अगर इस टाइप का सॉल्यूशन आ गया जिसमें नॉन जीरो एंट्री, तो इसका मतलब होता है कि इस सिस्टम के पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। ट्रिवियल सॉल्यूशन ओनली एक केस में होता, 0 0, कि आपके पास क्या रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन। और होमोजीनियस सिस्टम में अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखोगा तो होमोजीनियस सिस्टम में यूनिक सॉल्यूशन कब आता, जब मैट्रिक्स की जो रैंक होती है आर ये अननोन के बराबर हो, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। तब आपके पास क्या मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रिवियल। यहाँ पे तो इसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ, आगे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ ए। तो मैट्रिक्स की रैंक कितनी आएगी, जितनी यहाँ पे अननोन है, और अननोन कितने निकल के आए यहाँ पे 6। तो करेक्ट आंसर है 6, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये है द वेक्टर v1 v2 एंड v3 जिनके पास तीन एलिमेंट है, 3 टपल्स। बेसिकली v1 v2 v3 जो है यहाँ पे ये r³ के एलिमेंट है, r³ स्पेस के एलिमेंट, ठीक है। अब ये बोल रहा कि क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, ये चेक करना सबसे पहले तो। अब अगर मेरे पास कोई सेट S दे रखा है जिसके पास v1 v2 v3 3 वेक्टर्स है, ये तीनों वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होते कब, जब आप इसको लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ
इस तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन बनता, और इसको इक्वल टू 0 करो, और सारे के सारे जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 होना ये 0 आए, तब बोलते हैं इसको कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। कहने का मतलब ये है जब भी इन तीन वेक्टर का आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओगे, लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब है तीनों का सम कर देना एक एक कांस्टेंट लगा के, आर्बिट्री कांस्टेंट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 लगा के, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करोगे आप तो v1 v2 v3 जीरो नहीं होना चाहिए, इनमें से कोई भी नहीं, जबकि कौन जीरो होना चाहिए, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। जब सारे अल्फा जीरो आए तब उसको बोलते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर कम से कम एक अल्फा नॉन जीरो आ जाए तब उसको बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंट। ये तो उसका कॉन्सेप्ट है। दूसरा, क्योंकि मेरे पास जो रो ये वेक्टर होता है ना, वेक्टर आपके पास यहाँ पे वेक्टर स्पेस में जो मेंबर होते हैं ना, ये किसी स्पेस के मेंबर है, ये क्या होते हैं, जो v1 v2 v3 है, ये होते हैं रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। कैसे भी यूज कर सकते हैं आप, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। अब अगर आप मैट्रिक्स के बारे में जानते हो तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा, इसका मतलब क्या होता, वो इन्वर्टेबल होता। इन्वर्टेबल होने का मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करता, इसका मतलब है जो उसके अंदर आने वाला हर एक वेक्टर होगा ना, हर एक वेक्टर होगा वो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और उसकी जो रैंक होगी वो किसके बराबर होगी, ऑर्डर के बराबर। ये रहता। तो जब भी आपके पास इस तरीके के वेक्टर दे रखे होंगे जो स्क्वायर मैट्रिक्स को बना रहे हैं, ये क्या, या तो आप रो में रखो या कॉलम में रखो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रैंक निकालनी, ठीक है। रैंक किसी भी मैट्रिक्स या उसके ट्रांसपोज की रैंक जो है सेम होती है, और साथ में डिटर्मिनेंट भी मैट्रिक्स का और उसके ट्रांसपोज का सेम होता, तो आप कैसे भी रखिए। और अगर तो डिटर्मिनेंट जीरो आता, इसका मतलब उसकी रैंक कम होगी। रैंक कम होने का मतलब होता है डिटर्मिनेंट जीरो, किसी भी मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट जीरो होने का मतलब होता कि कम से कम एक रो ऑपरेशन लगाने के बाद पूरी जीरो बनी होगी, तभी तो डिटर्मिनेंट, किसी भी आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर जीरो आता, इसका मतलब होता कि दो लाइनें क्या बनी होंगी आपके पास, आइडेंटिकली सेम बनी होंगी, तो एक में से दूसरी को माइनस करके वो जीरो हो जाती है। और अगर आपके पास डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो इसका मतलब कोई भी रो जीरो नहीं बनी होगी। तो यही कंडीशन है, आपको सीधा सीधा डिटर्मिनेंट निकालना। यहाँ पे आपको करना क्या, a इक्वल टू, इसको रो में रखिए, ये करिए 4 पे, दूसरा वाले वेक्टर को दूसरी रो में, तीसरे वाले वेक्टर को तीसरी रो में, ये कर दीजिए, और इसका डिटर्मिनेंट निकालिए सीधा। डिटर्मिनेंट क्या आएगा इसका 2, पहले इसके रेस्पेक्ट में ये जीरो हो गया, -7, ठीक है। ये बीच में जीरो है तो टोटल जीरो हो जाएगा, लास्ट में -1 है तो ये क्या हो जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में निकालो 4 -0, तो बेसिकली -14 -4 जो कि नॉन जीरो। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो आया जो कि वेक्टर का मैट्रिक्स है तो वो हमेशा होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट। आपको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, A mapping T from a vector space B to U over same field। आपके पास एक मैपिंग रहती किसी वेक्टर स्पेस B ओवर फील्ड F से लेकर U ओवर फील्ड F, फील्ड दोनों का सेम होगा, ठीक है, U और B का। ये डोमेन स्पेस होता है, ये कोडोमेन स्पेस होता है। आगे क्या बोल रहा, बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन पूछ रहा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी मैपिंग किसी वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस के ऊपर, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगी जब आप क्या करोगे कि कोई भी वेक्टर उठाओगे दो इसके डोमेन स्पेस के और इस मैपिंग के अंदर सम करके डालोगे, यानी कि उन दोनों का सम करोगे आप और मैपिंग के अंदर रखोगे, तो ये आपको किस तरीके से बाहर देगा, T of U T of V plus T of U, ठीक है। यानी कि इमेज ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ इमेज ऑफ टू वेक्टर।
पहली कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन ये होती कि आपने एक वेक्टर v उठाया स्पेस का, एक अल्फा आपने उठाया फील्ड का स्केलर, तब ये क्या देगा, t ऑफ अल्फा। जब आप करोगे बेसिकली आपने किसकी इमेज निकालनी, स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर v। वेक्टर v के ऊपर आपने एक स्केलर का मल्टीप्लाई किया और उसकी इमेज निकालना चाह रहे हो, और जो इमेज आएगी ना वो किसके बराबर आनी चाहिए, इमेज के स्केलर मल्टीपल के बराबर। यानी कि ये जो अल्फा ये आराम से बाहर आना चाहिए। कोई भी मैपिंग जो ये दो कंडीशन को ट्रू करती है उसको बोलते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब फर्स्ट कंडीशन को देखो, सेकंड कंडीशन को देखो, ये तो दो कंडीशन हो गई, लेकिन अगर इन दोनों को मैं एक साथ मर्ज करता हूं तो मैं ये भी कह सकता हूं यहां पे कि लेट अल्फा और बीटा जो है दो एलिमेंट है फील्ड के, u और v जो है दो वेक्टर है इस डोमेन स्पेस के। तो जब मैं इमेज निकालूंगा किसकी, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा v बीटा u, इसकी जब इमेज निकालूंगा मैं तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्योंकि ये है, तो उसके आधार पर मैं क्या कह सकता हूं यहां पे कि जो ये इमेज निकलेगी वो किस तरीके से निकलेगी, पहले तो t ऑफ अल्फा v हो जाएगा प्लस फिर t ऑफ बीटा u हो जाएगा। पहली कंडीशन लगा दी हमने यहाँ पे। इसी में जब आप इसको दूसरी कंडीशन लगाओगे तो ये अल्फा बाहर आ जाएगा t ऑफ v प्लस बीटा बाहर आ जाएगा t ऑफ u। तो ये जो कंडीशन बनती है ना ये होती नेसेसरी एंड सफिशिएंट। या तो आप दो कंडीशन को ट्रू करो अलग अलग, या आप एक ही कंडीशन के अंदर दोनों को कंबाइन करके प्रूफ करो। तो जब भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात आएगी तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये अकेले अकेले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को प्रूफ नहीं करते। तो इन जनरल ये गलत हो गया, यहाँ पे ये भी गलत हो गया। उसने तो ये बोल रखा कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी अगर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। जब वो क्या कर रहा होगा, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन को ट्रू कर रहा होगा। यहां पे ये समझिए कि जो ये पहली और दूसरी प्रॉपर्टी एक साथ होंगी ना, जब ट्रांसफॉर्मेशन के पास दोनों एक साथ होंगी तब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी। अगर ये अलग अलग ट्रू हो रही है, यानी कि एक ट्रू हो रही दूसरी नहीं, तब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगी। तो यहां पे ये बोला गया कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब होगी, अगर मैं ऑप्शन ए करेक्ट लगाता हूं तो बी तो मैंने ट्रू की नहीं, और अगर बी लगाता हूं तो ए ट्रू नहीं की। लेकिन तीसरी वाली के पास क्या है, दोनों प्रॉपर्टीज है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, लेट वी बी है सब स्पेस ऑफ r टू द पावर n, यानी कि स्पेस जिसकी डोमेन n है। तो कोई भी सब स्पेस अपने आप में क्या होता है, वेक्टर स्पेस। तो बेसिकली ये समझो कि v एक वेक्टर स्पेस है। अब किसी वेक्टर स्पेस के बारे में क्या क्या जानते हैं आप वो देखना। अब बेसिस फॉर v इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट स्पैनिंग सेट ऑफ v। अगर आपके पास कोई भी वेक्टर स्पेस है तो उसके पास एक सेट s बेसिस बनेगा उसका, ठीक है। बेसिस का मतलब क्या होता कि सबसे पहले जो ये s होगा ना ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, डिपेंडेंट वेक्टर नहीं होनी चाहिए इसके पास। दूसरी कंडीशन क्या हो रही होगी, जो इस s का लीनियर स्पैन होगा ना, यानी कि जो जिस स्पेस को जनरेट कर रहा होगा, जो इसके पास वेक्टर होंगे बेसिस के पास, उनका जब आप लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओगे तो वो जो है ना पूरे स्पेस को जनरेट कर रहा होगा, यानी कि आपको पूरा स्पेस मिल रहा होगा। तब ऐसे s को बोलते बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। तो ये करेक्ट है। जो ये कह रहा कि जो बेसिस होता v का वो एक लीनियरली इंडिपेंडेंट स्पैनिंग सेट होता v का, करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे, दूसरे स्टेटमेंट में क्या बोला, द नंबर ऑफ वेक्टर इन अ बेसिस फॉर v इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, करेक्ट है। जो s बेसिस बनता ऑफ v, इसकी जो कार्डिनलिटी होती है ना, यानी कि सेट के पास जितने एलिमेंट होते उसको बोलते हैं वेक्टर स्पेस की डायमेंशन, क्लियर है। तो ये भी करेक्ट है।
द डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस आर टी ऑफ टी इज कॉल्ड रैंक ऑफ टी। किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रेंज का मतलब, रेंज सेट बेसिकली फंक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एक फंक्शन के जैसे ही काम करता, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन की रेंज स्पेस का मतलब क्या होता है, अगर मेरे पास कोई v से u तक वेक्टर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसका जो रेंज स्पेस होगा ना tv, डोमेन स्पेस के सारे एलिमेंट को कलेक्ट करना आपने और ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर रखना, यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल द इमेजेस ऑफ वेक्टर ऑफ डोमेन स्पेस। डोमेन स्पेस के हर एक एलिमेंट की इमेज का जो कलेक्शन होगा वही बनता है आपके पास रेंज स्पेस। ये बन जाएगा आपके पास रेंज स्पेस। और ये टी वी क्या बनता, ये आता इसका एलिमेंट। रेंज का मतलब क्या होता, आपने डोमेन से एलिमेंट उठाए, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर रखे, आपको आउटपुट कहां पे मिलेगा, को डोमेन स्पेस पे। तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं u, जहां पे u क्या होगा, टीवी इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ डोमेन स्पेस, ठीक है। और ये आपका कलेक्शन बन गया, ये होता है रेंज स्पेस। रेंज स्पेस की जो डायमेंशन होती है ना, या रैंक होती है, यही आपके वेक्टर स्पेस डोमेन स्पेस की क्या बन जाती है, बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन की क्या बन जाती है, रैंक बनती है। इसी को बोलते हैं रैंक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मैं क्या कह रहा हूं, आपका जो रेंज स्पेस है वो ऐसा बनता, इस रेंज स्पेस की जब आप रैंक निकालोगे ना, तो वो जो रैंक होगी वो ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक होती है, और नल स्पेस की जो नलिटी होती है वो ट्रांसफॉर्मेशन की नलिटी होती है। क्लियर है? इसको आप डिटेल में तब समझेंगे जब आप लीनियर अलजेब्रा के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अगला क्या है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। द डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी इज कॉल्ड रैंक ऑफ टी। ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये भी करेक्ट है। नंबर ऑफ वेक्टर इन, वैसे ये भी हो गया था, ये अभी देखा हमने, ये भी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑल आर ट्रू। अगला क्वेश्चन है, ये तीन बेसिकली ये स्टेटमेंट है, अब इनको समझिए और याद रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑन आर स्क्वायर। ये कह रहा कि आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आर स्क्वायर से लेकर आर स्क्वायर तक, ठीक है। तो और ट्रांसफॉर्मेशन का रेंज स्पेस कैसा, इस तरीके का। तो ये कह रहा कि उस ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बताइए। अब यहां पे देखना, अगर हमारे पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी होती है, ठीक है, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से क्या मतलब होता, आपको इसका बेसिस दिया रहेगा b1, इसका बेसिस दिया रहेगा b2, क्योंकि ये दोनों सेम। अगर ये t फ्रॉम v टू u होता ना, तो इसका बेसिस आप b1 बोल दीजिए, इसका बेसिस b2। बेसिस का मतलब है वो सबसे छोटा सबसेट जो पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट करता। b1 क्या होगा, इसका बेसिस, b2 इसका बेसिस। क्लियर है? अब यहां पे करना क्या, क्योंकि दोनों सेम है तो इसका सेम ही होगा बेसिस, दोनों का बेसिस सेम। और वो बेसिस क्या दे रखा उसने, ये। इसके रेस्पेक्ट में इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की आपने क्या निकाल लिया, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब करते क्या है, जब आप इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर डोमेन स्पेस का एक वेक्टर रखता हूं v, तब मुझे जो आउटपुट मिलता है वो मिलता है एक नया वेक्टर u, और ये वेक्टर u किसका मिलता, कोडोमेन स्पेस का, ठीक है। अब सुनना, क्योंकि कोडोमेन स्पेस जो है वो आपके B2, कोडोमेन स्पेस का जो बेसिस है वो है आपका B2। इसका मतलब ये होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कि जो U का हर एक एलिमेंट जो भी होगा वो जो है ना, इस बेसिस के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। मतलब क्या है, यहां पे देखो सीधा सा मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर दे रखी है। करना क्या है, बेसिस का पहला वेक्टर कौन है, क्योंकि दोनों सेम है ना, तो इनके लिए सेम वेक्टर आएगा, ठीक है, बेसिस सेम हो जाएगा। पहला वेक्टर रखता हूं मैं v1, v1 का मतलब क्या हो जाएगा 1 3,
ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। इसका मतलब क्या, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है, रख दीजिए ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा आपके पास 3 इंटू 3, वाई की जगह 3 रख दिया, और 3 इंटू एक्स की जगह 1 प्लस वाई की जगह 3, ये होगा। तो मेरा जो यहाँ पे इमेज मिली 1 3 की, वो कितनी मिली 9, और कितनी हो जाएगी 3 प्लस 3 6, ये मिली। क्लियर है। अब जो ये वेक्टर होगा ना, ये इस वाले आर स्क्वायर का, आर स्क्वायर तो सेम ही है, लेकिन जो ये वेक्टर होगा ना, ये किसके, इस आर स्क्वायर के बेसिस के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। मतलब करना क्या आपने, ये जो वेक्टर होगा ये अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 की फॉर्म में लिख सकते हैं आप। अब यहाँ पे अल्फा 1 आपके पास क्या, अल्फा 1 मान के चलो आपने लिखा a, कॉन्स्टेंट ही तो लिखना, a लिखा हमने, और v कितना हो गया, v1 कितना, v1 है ये 1 3। ये मत देखिए कि 1 3 आपने यहाँ पे रखा, आपने इधर का काम कर लिया, अपने राइट साइड का काम करना। अब अल्फा 2 क्या रखोगे आप यहाँ पे, अल्फा 2 रखना आपने b, ताकि सॉल्व करने में आसानी होगी, और v2 आपके पास कौन सा, दूसरा वेक्टर 2 0, ये हो गया आपके पास। अब आपको ये एक इक्वेशन मिल गई, ठीक है, इसको सॉल्व करिए। 9 6 इक्वल टू, ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर है, इसका मतलब रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स में स्केलर का जब मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर जाएगा ये, हर एक एंट्री के पास प्लस 2b 0। दो रो मैट्रिक्स का एडिशन का मतलब क्या होता, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज का सम, और 3a प्लस 0 और 9 6, ये हो जाएगा। अब यहां पे देखना, ये बराबर है इसके, दोनों क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर मतलब है, ये ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है, आप इनकी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर होते हैं जब उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर, बेसिकली दो मैट्रिक्स बराबर कब होंगे, जब उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर होंगे। इससे मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, अगर आप देख पाओ, 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, 9 इक्वल टू आएगा यहां से a प्लस 2b, a प्लस 2b, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका 3a इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 6, 6 इक्वल टू 3a, यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ये हो जाएगा आपके पास, और b की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू वहां रख दीजिए, 9 इक्वल टू 2 प्लस 7b, ये कितना हो जाएगा 7 इक्वल 2b, दिस 2b, b इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 7/2। a की वैल्यू आपको ये मिल गई, b की वैल्यू आपको भी मिल गई। अब a और b की वैल्यू क्या करनी है आपने, आपको मिला हुआ पीछे, इसको रहने दीजिए। अब दूसरा क्या था वेक्टर हमारा, दूसरा वेक्टर है 2 0, t 2 0 रख दीजिए ट्रांसफॉर्मेशन में। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 रखी है तो y की वैल्यू 0, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बेसिकली आपके पास 0 6, ठीक है, 0 और 6 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 थी, y की वैल्यू 0। जो ये एलिमेंट है ना, ये भी किसका है, कोडोमेन स्पेस का। कोडोमेन स्पेस का होने का मतलब इसको भी सेम लिख सकते, a v1, v1 कितना था हमारे पास 1 3, 1 3 यहां लिखिए, प्लस b 2 0, ये हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करिए, 0 6 इक्वल टू a 3a प्लस 2b 0, 0 6 इक्वल टू a प्लस 2b, सेम करना 3a, ये हो जाएगा। और दो मैट्रिक्स बराबर कब होंगे, a प्लस 2b इक्वल टू 0, और यहां से कितना निकलेगा 6 इक्वल टू 3a। a से कितनी वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे, a की 2, क्लियर है। a की वैल्यू यहां रखो, 2 प्लस 2b इक्वल टू 0, b इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां से -1, चेक कर लो, ठीक है। अब देखो यार, जो पहले वाला a और b आया ना, उसको अपनी जगह रखिए। पहले वाला a कितना था, पहले वाला a आया अपने पास, पहले वाला a है 2, और पहले वाला b है 7/2,
ये हो जाएगा आपके पास 7/2। दूसरे वाला जो a है उसको भी अपनी जगह रखिए। दूसरे वाला a कितना है, दूसरे वाला a है अपने पास 2 और दूसरे वाला b कितना अपने पास फाइनली -1। ये आ गया आपके पास। अब आपने करना क्या, इसको और उसको एक साथ लिखना। मतलब देखो किस तरीके से, ये हो जाएगा आपके पास ये बन जाएगा आपके पास किस तरीके से, यहां पे देखिए जरा, ये बन जाएगा t ऑफ v1 इक्वल टू 2v1 प्लस 7v2 पहली लाइन। दूसरा क्या हो जाएगा, t ऑफ v2 जब आपने रखा तो ये बन जाएगा 2v1 प्लस 7/2 था ना ये, और ये आगे बन जाएगा -1v2। ये जो आया आपके पास, अब यहां पे देखिए जो मैट्रिक्स बनेगा ना, अब इसका आपको करना क्या, इसकी जो कोफिशिएंट है वो अपनी जगह लिख दीजिए। ये लिख दिया आपने, ये मैट्रिक्स आ गया आपके पास किसका, इस लाइंस का। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दीजिए। अब इस मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज करोगे 2, यहां पे 7/2 आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास 2 - 1। पहली रो को पहले कॉलम में, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में लेके आया आपने, और यही मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। पहले आपने ये निकालना, उसके बाद ये। तो कौन से आंसर में है ये, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो जब भी आपको किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालना होगा तो पहले आपने दिए हुए वेक्टर रखने, उस पे इमेज निकालनी, और जो भी आएगा उसको लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर रखना इसके, फिर सॉल्व करना ए और बी के लिए। तो ए और बी का जो मैट्रिक्स बनेगा फिर उसको ट्रांसपोज कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारे पास, कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा कि r² से r³ के ऊपर डोमेन स्पेस r², कोडोमेन स्पेस r³, अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जहां पे t10 इक्वल टू कितना दे रखा 2 3 1, ठीक है, और t11 इक्वल टू क्या दे रखा 302। देन इनमें से कौन सी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो इसको ट्रू करती है। हमको चेक क्या करना कि t10 इक्वल टू 2 3 1 कहां पे मिल रहा, बस इतना से चेक करना। तो पहली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जब x की वैल्यू क्या रखूंगा मैं 1 और y की वैल्यू कितनी रखूंगा 0, तो मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन में। यहाँ देखिए x की वैल्यू रखी मैंने 1 और y की वैल्यू रखी 0, जबकि मुझे क्या चाहिए था पहली प्लेस पर 2। इसका मतलब पहली वाली भी करेक्ट नहीं है, पहली प्लेस में मुझे कितना चाहिए 2। अब यहाँ पे देखो इस पे जब रखोगे ना आप x की वैल्यू आप 1 रखोगे, y की वैल्यू 0, तो क्या आएगा यहाँ पे, ये 2 तो आ गया, y की वैल्यू 0, ये ठीक है। और दूसरी प्लेस पे रखोगे यहाँ पे तो x की वैल्यू 1 रख लो तो ये 3 आ गया, ठीक है, और y की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ पे क्योंकि 0 है। अब थर्ड प्लेस पे देखिए x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है और y की वैल्यू कितनी है 0, तो ये आपको इमेज मिल गई जो कि इसके बराबर है। लेकिन एक ट्रू कर रहा था, इसका मतलब करेक्ट नहीं हो जाएगा, आपको दूसरे के लिए भी चेक करना। दूसरा क्या, जब आप 1 1 रख रहे हो, अब इसी में रखो जरा 1 1, जब इसी के अंदर आप 1 1 रखोगे तो आपको क्या मिलता है वो चेक करिए। जब आप इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में x की जगह 1 y की जगह 1 रखोगे तो क्या मिल रहा है यहाँ पे 2 + 1 3 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1, तो 3 हो जाएगा, जबकि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन की में कितना मिलना चाहिए उस समय 3, ठीक है। और जब दूसरा रखोगे आप क्या, इसमें 3 1 1 तो ये 0 हो रहा, जबकि हमारे इमेज 0 है, वो भी ठीक है। और तीसरी जगह पे क्या रखोगे आप,
x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 यहाँ पे, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 मिलेगा, ये सम हो जाएगा ना। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा जो कि इसके पास भी है। तो जो सेकंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें x की वैल्यू 1 0 रखने पे यही मिल रहा और x की वैल्यू 1 1 रखने पे यही मिल रहा। तो इसका मतलब सेकंड करेक्ट आंसर है। आपको इस तरीके से ही चेक करना, सबसे आसान क्वेश्चन इस तरीके के रहते हैं। अगला देखिए, लेट सी बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर कॉम्प्लेक्स फील्ड, जो कि इस तरीके से डिफाइन कर रखा। ये कह रहा कि आपके पास एक वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड दे रखा जहां स्पेस सी है और फील्ड भी क्या है, सी है। फील्ड मतलब जहां से स्केलर की वैल्यू आएंगी। तब ये कह रहा कि जो टी जेड इक्वल टू जेड बार है, क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रही है, इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर रखोगे तो आउटपुट क्या दे रही है, उसका कॉन्जुगेट। मतलब ये ऐसी एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें मैं अगर 1 प्लस आयोटा रखूं तो ये क्या बाहर देगी 1 माइनस आयोटा, ये इसका मतलब है। अब जैसे हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन देखी पहले, तो उसमें क्या होता था कि जब भी मैं किसी को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करना चाहता हूं तो मुझे दो प्रॉपर्टीज को चेक करना पड़ेगा, u प्लस बी इक्वल टू यू प्लस बी, ये हो जाएगा बेसिकली टी यू प्लस टी बी, और टी ऑफ अल्फा बी इक्वल टू क्या हो जाता है अल्फा टी बी। ये दो प्रॉपर्टीज है। अब यहां पे अगर मैं पहली प्रॉपर्टी को चेक करता हूं, क्या करता हूं, लेट u और v जो है दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, या ऐसे कहो कि z1 और z2, लेट z1 और z2 जो है दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर z1 प्लस z2 को रखेंगे। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रही, जो भी आप इसके अंदर रखने वाले हो, इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर रखने वाले हो, वो उसका कॉन्जुगेट देने वाली बाहर। तो z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर जब कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी पढ़ते हो आप, तो उसमें क्या होता, कॉन्जुगेट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को रखता, अलग अलग चला जाएगा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, टी ऑफ z1 प्लस टी ऑफ z2। तो यहां पे पहली प्रॉपर्टी तो हो गई ट्रू। अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी किस तरीके से बात करोगे आप। सेकंड प्रॉपर्टी पे जब जाओगे आप, तो आप कहेंगे कि लेट अल्फा जो है फील्ड का एलिमेंट है, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, फील्ड कॉम्प्लेक्स ही है, दे रखा उसने पहले कॉम्प्लेक्स फील्ड, ठीक है। और z जो है आपके पास एक स्पेस का एलिमेंट है, जो भी खुद क्या है, सी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो टी ऑफ अल्फा जेड इक्वल टू हमको चाहिए अल्फा टी जेड, क्या ये आएगा या नहीं आएगा ये चेक करना। अब उसके लिए क्या करिए आप, जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो टी ऑफ अल्फा जेड को क्या देगी, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो भी रख रहे हो आप वो जब बाहर देगी तो उसका क्या देगी, कॉन्जुगेट आउटपुट। और वहीं पे कॉम्प्लेक्स नंबर में जब आप कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो वो क्या करता है, जब प्रोडक्ट में दो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कॉन्जुगेट करा हुआ तो ये अलग अलग चला जाएगा। तो ये z क्या हो गया, अल्फा बार तो रहेगा ही, लेकिन ये किसके बराबर हो जाएगा, टी जेड के बराबर हो जाएगा। z बार की जगह में टी जेड रख सकता हूं ना, क्योंकि उसने दे रखा खुद यहां पे प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो आउटपुट मेरा क्या आ गया, अल्फा टी जेड, जबकि मुझे क्या चाहिए था यहां पे, जबकि मुझे चाहिए था सिर्फ और सिर्फ अल्फा टी जेड। यहां पे अल्फा बार टी जेड आ गया, जो कि बराबर नहीं आया, इसीलिए नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। टी इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम बात करें, टी इज नॉट अ लीनियर बट वेल डिफाइंड। मैप तो वेल डिफाइंड है, ठीक है, मैप तो हर फंक्शन होता है। बेसिकली मैप वेल डिफाइंड होने का मतलब है कि क्या आप जब कोई भी एलिमेंट इसके अंदर रखोगे तो जो आउटपुट मिलेगा वो उसके कोडोमेन स्पेस में मिलेगा या नहीं। तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, इसका मतलब वेल डिफाइंड। जैसे आप रियल के अंदर बोलते हैं, अगर मेरे पास ये होता कोई x इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, टी एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स, और स्पेस होता मेरा r, तो क्या ये वेल डिफाइंड है या नहीं वो चेक कर, अगर मैं करता
तो जब मैं r की वैल्यू -1 रखता x की, क्योंकि -1 रियल है तो -1 क्या चले जाता अंडर रूट के अंदर, तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर -1 रखने से आपको जानते हैं इसका वैल्यू क्या आ जाती है आयोटा, जो कि इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स की है, तो ये रियल नहीं है, इसीलिए वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड होने का मतलब है कि जो भी आउटपुट आ रहा हो कोडोमेन स्पेस पे। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द डायमेंशन स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस डिफाइंड बाय v इक्वल टू a b c a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। ये है आपके पास, मतलब क्या ये कह रहा है कि इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन बताओ। किसी भी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन का मतलब होता, अगर आप किसी भी वेक्टर की स्पेस की डायमेंशन निकालना चाह रहे हो तो आपको उसके बेसिस की कार्डिनलिटी निकालनी होगी, कार्डिनलिटी ऑफ उसका बेसिस। अब बेसिस बनाते कैसे वो देखिए, आपको क्या करना है, इसका रेंज स्पेस फाइंड करना, रेंज स्पेस की डायमेंशन फाइंड करनी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आप इस तरीके से जाओगे। यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए जरा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या रखा हुआ इसने 0, तो a इक्वल टू -b माइनस सी रख सकता हूं मैं, बिल्कुल करेक्ट है, रख सकते हैं। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा -b माइनस सी, b और c, ठीक है, जहां पे बी सी क्या है, फील्ड की एंट्रीज। अब आप करिए -b माइनस सी को अलग, b को अलग, c को अलग, अलग अलग कर दीजिए इसको। अब देखिए यार, दो का सम हो रहा, बी सी, सिर्फ बी ए बी ए नहीं है अभी यहाँ पे, सिर्फ बी सी है यहाँ पे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -b माइनस सी b प्लस सी 0 इंटू सी और 0 इंटू बी प्लस सी, ऐसे कर सकते हैं। दो वेक्टर का ऐड होने का मतलब दो मैट्रिक्स का ऐड होना, और उनको अलग अलग भी कर सकते, इसीलिए मैंने ये दो की फॉर्म में रखा। v पहले आता इसलिए पहले रखा, c बाद में आता इसलिए बाद में रखा। अब क्या करिए यहाँ पे -b पहली एंट्री इसको अलग करिए, कॉमा b कॉमा 0, ऐसे रख सकता हूं मैं इसको। उससे क्या होगा, आप प्लस में क्या रखोगे दूसरी एंट्री -c 0 c, जब इन दोनों का सम करोगे आप तो आपको यही मिलेगा, बेसिकली ये मिलेगा। आपने उसको अलग अलग ले गया, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ले गया। अब यहां से क्या करिए, b कॉमन ले लीजिए -1 1 0, और यहां से क्या कर लीजिए c कॉमन ले लीजिए -1 0 1, ठीक है। तो जो वेक्टर स्पेस है ना, उसका जो कोई भी वेक्टर होगा, कोई भी वेक्टर उसका वो इस फॉर्म का था, और इसका कोई भी वेक्टर जो है वो इसके और इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में बना हुआ। तो जो मेरा S है ना, बेसिस कौन बनना चाहेगा, बेसिकली वेक्टर स्पेस का अगर कोई बेसिस है तो वेक्टर स्पेस का हर एक एलिमेंट उसके लीनियर कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता। अब लीनियर कॉम्बिनेशन ये आ तो गया, लेकिन अब एक चीज रही मुझे चेक करने की, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो उसके लिए क्या करना, पहले एलिमेंट लिखे 1 0 और दूसरा लिखे -1 0 1, ये हो जाएगा। अब आपको ये चेक करना कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गया तो इसका मतलब ये बेसिस बन चुका, क्योंकि जनरेट तो उसने पहले ही कर दिया। तब इसको अगर आप यहां पे इसको क्या चेक करना चाह रहे हो कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं, सबसे पहले तो डायरेक्ट भी पता चल जाता, जब भी सारी एंट्रीज नॉन जीरो हो और एक एंट्री 0 हो, और यहाँ पे भी एक एंट्री 0 हो, और इस 0 का प्लेस जो अलग अलग है, यहाँ पे 3rd प्लेस पे या 2nd प्लेस पे, तो ऐसे वेक्टर हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। बाकी लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन प्लस बीटा -1 0 1 इक्वल टू कितना होना चाहिए आपके पास 0 0 0 0 0 वेक्टर आएगा। इसको अंदर लगा दीजिए, -अल्फा और -बीटा दोनों का सम भी कर रहा हूं मैं साथ, अल्फा और यहां से क्या आ जाएगा बीटा इक्वल टू 0 0 0, ये हो गया। तो यहां पे आगे क्या हो जाएगा, ये बनेगा आपके पास -अल्फा -बीटा इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू 0 बीटा इक्वल टू 0। तो यहां से क्या निकल गया है, अल्फा की वैल्यू 0 बीटा की इक्वल टू 0,
जब भी लीनियर कॉम्बिनेशन में अल्फा और बीटा दोनों 0 आते हैं तो ऐसा वेक्टर क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसका मतलब इसका बेसिस कितना आ गया ये, और बेसिस की जो कार्डिनलिटी होती है वही डायमेंशन बनती है। जब भी डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस चेक करने होंगे आपको इस तरीके से सॉल्व करना, तो करेक्ट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस आर ओवर क्यू, ये डायरेक्ट याद रखो इनफाइनाइट, सी ओवर क्यू और आर ओवर क्यू, इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है इनफाइनाइट, क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ कोई भी वेक्टर, कोई भी बेसिस जिसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है वो पूरे आर को जनरेट नहीं कर पाएगा जब आपके एलिमेंट कहां से आ रहे होंगे, स्केलर वैल्यूज रेशनल से। मान के चलो s इक्वल टू 1 को मैं क्या करना चाहता हूं, बेसिस बनाना चाहता हूं, किसके लिए, r ओवर q के लिए। तो इसका जब मैं लीनियर कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो बनेगा अल्फा 1, और अल्फा कहां से आ रहा है, रेशनल से। तो ये जो अल्फा डॉट v मिलना था ना मुझे, ये किसका मिलना चाहिए मुझे, रेशनल, बेसिकली स्पेस का। और स्पेस कौन होता है, ये पहला वाला, ये स्पेस का। और ये अल्फा जो है ना हर एक रियल को जनरेट करना पड़ेगा उसको यहाँ पे, तभी जो ये बेसिस बन पाएगा। लेकिन अल्फा तो सिर्फ और सिर्फ कितने क्या देगा, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बच जाएंगे जैसे √2 √3, तो ये इसका बेसिस नहीं बनेगा। अब अगर आप s इज इक्वल टू 1 और √2 बेसिस बनाना चाह रहे हो तो उसके लिए आप इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओगे, 1 प्लस अल्फा डॉट 1 प्लस बीटा डॉट √2। अब जो ये अगर बेसिस बनना चाहता ना ये, तो ये जो भी आएगा ना ये हर एक रियल नंबर को दे देना चाहिए, जबकि अल्फा और बीटा कहां से आएंगे, सिर्फ और सिर्फ रेशनल से। अल्फा बीटा स्केलर वैल्यूज फील्ड की एंट्रीज होती है। अब उससे मिलेगा क्या, आपको इस टाइप के इरेशनल नंबर मिलेंगे, 1 प्लस 2 √2 या 2 प्लस √2, सिर्फ √3 भी नहीं मिलेगा यहाँ से, तो आपको रियल नंबर फिर से टोटल नहीं मिले। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, इसीलिए इसके पास इनफाइनाइटली मेनी होते हैं। तो ये थे लीनियर अलजेब्रा के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एक शीट उससे पहले थी। बेसिकली ये 60-70 क्वेश्चन हो गए। बाकी नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।